वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार। एक नया सेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको कई बार, और मैकेनिक्स में दोनों चीज़ें आती है, एक तो स्टैटिक्स भी आती है और डायनेमिक्स भी आती है। तो इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में करके डिवाइड करके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बड़ा प्यारा चैप्टर है, थोड़ा डिफरेंट है, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच्चा पहले भी पढ़ चुका होता है, कहीं ना लिक्विड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। बट कुछ नई चीज़ें भी आएगी, जैसे बर्नौली थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटिन्यूटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, है ना। ये सब टॉर्शली थ्योरम, कुछ ना कुछ थ्योरम से जिन पर काफ़ी फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा। चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे तो, बट कुछ पर्टिकुलर सर्टेन पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उन पर अपन ज़्यादा फोकस दे रहे होंगे। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब कि जब लिक्विड जो है आपके, या फिर फ्लूइड स्टैटिक भी बोलते हैं इसको, फ्लूइड स्टैटिक, कि जब आपका फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, वो क्या है, स्टैटिक है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो तब उसकी जो स्टडी करी जा रही है वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक। मतलब फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है। और दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, तो इसमें फ्लूइड क्या हो रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। फ्लूइड क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पर तो फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, फ्लूइड चल नहीं रहा है, और यहाँ पर फ्लूइड क्या कर रहा होगा, बहते हुए फ्लूइड के केस में बात कर रहे हैं। सारे के सारे डिस्कशन उसके कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक, तो ये कंप्लीट स्टैटिक और डायनेमिक मिला के क्या बन जाता है, फ्लूइड मैकेनिकल। एनसीईआरटी इसका नाम जो बताती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बताती है। तो एक चैप्टर कंप्लीटली डेडिकेटेड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड, वो चैप्टर है यहाँ पर एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स जो है वो तो इलास्टिसिटी की फॉर्म में अपन ने वो चैप्टर अलग से कर लिया है सेपरेटली, तो इलास्टिसिटी के नाम से है वो वहाँ पर चैप्टर, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब बचा है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट। तो इसमें हमको जो चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो देखिए, वो क्या क्या है। तो पहला तो है हमारा डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी समझे। तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, जनरली रो से रिप्रेजेंट करा जाता है। और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होता है वो डेंसिटी कहलाती है किसी चीज की। यूनिट वॉल्यूम में जितना भी, जैसे कि एक एग्जांपल लूं, जैसे स्पॉन्ज की डेंसिटी बहुत कम रहेगी, और उसी शेप का, उसी वॉल्यूम का एक क्यूब लिया मैंने, स्पंज का क्यूब लिया है, उसकी डेंसिटी देखो बहुत कम है। और उसी शेप का अगर मैं कॉपर का क्यूब ले लूंगा और बड़ा भारी होगा, उसी वॉल्यूम में उसका मास बहुत ज्यादा होगा, मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो डेंसिटी को इस तरह से समझ सकते हैं अपन। कई बार और चीजों में भी डेंसिटी यूज करी जाती है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पर फिर वॉल्यूम नहीं लिया जाता, वहां पर एरिया लिया जाता है अर्थ का, जियोग्राफिकल एरिया लिया जाता है कि अच्छा इतने जियोग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी। मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से एरिया में बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। शहरों की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। गाँव में क्या रहते हैं, दूर दूर मकान है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अमेरिका में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, है ना, दूर दूर लेंगे लोग, बहुत बड़ा एरिया है अमेरिका का, इस तरह से। तो डेंसिटी मतलब यहाँ तो अपन समझ रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी कई जगह पर आई है, हमने पहले भी पढ़ी है। तो एक पढ़ते हैं मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वो होती है डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। एक होती है सरफेस, सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी पर मतलब मास पर यूनिट एरिया। और एक हो जाती है फिर हमारी वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हम वॉल्यूम वाली डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। डेंसिटी और भी टाइप की हो सकती है, वो हो सकती है लीनियर डेंसिटी, एक होती है एरियल मतलब एरिया वाली डेंसिटी, और एक होती है वॉल्यूम वाली डेंसिटी। तो वॉल्यूम वाली डेंसिटी हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है जो चलती है मार्केट में। अब इसके हिसाब से इसकी यूनिट देखिए, ऊपर इसकी यूनिट क्या हो गई केजी, नीचे यूनिट क्या हो गई मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो गई एसआई यूनिट। अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट देखें, तो सीजीएस में केजी को क्या कर दीजिए ग्राम और नीचे कर दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई इसकी सीजीएस यूनिट। तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट ये हो गई। अच्छा कोई पूछे डेंसिटी की डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी अगर इसकी यूनिट पता है तो निकाल लेंगे। तो डेंसिटी ये रही डेंसिटी, इसकी डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो मास के लिए m आ गया और वॉल्यूम के लिए क्या आ गया L -3 आ गया और T की तो 0 हो जाएगी। तो m1 L -3, क्योंकि वॉल्यूम है, टाइम वाइम की कोई फॉर्म नहीं आती इसमें, टाइम की कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो डेंसिटी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। शॉर्ट में एक और फॉर्मूला बार लिख के बता देते हैं। अच्छा रो इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, और हमको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए कि जैसे स्फीयर के केस में अगर डेंसिटी निकाल रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अगर सिलेंडर के केस में जैसे कोई कंटेनर होगा जिसमें पानी भरा हुआ होगा, अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली है, जैसे कोई बॉटल है सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एल उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब यहाँ पर जगह जगह पर हमको अगर ये फॉर्मूला पता है तो जगह जगह पर ये काम करना पड़ेगा कि मास इज इक्वल टू रो वी, कि मास अगर निकालना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वाली फॉर्म भी हमको बहुत काम पड़ेगी कि जहां पर भी मास को रिप्रेजेंट करना है, मास को हटाना है, तो आप डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम की टर्म में रिप्रेजेंट उसको कर सकते हो। करा भी है हमने बहुत सारी जगह पर पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अब कहा गया कि पहले तो प्योर था आपका लिक्विड प्योर था, अब दो लिक्विड लिए उन दोनों को मिक्स कर दिया, दो लिक्विड लिए। अच्छा एक लिक्विड का मास इतना लिया, दूसरे लिक्विड का मास m2 लिया, एक लिक्विड का मास m1 लिया, दूसरे का m2 लिया, एक का v1 वॉल्यूम लिया, दूसरे का v2 वॉल्यूम लिया, तो फिर उसकी डेंसिटी क्या होगी उस डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हम लिखेंगे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा टोटल मास मतलब 2 लिक्विड लिए गए हैं, 3 लिक्विड लिए गए हैं, 4 लिक्विड लिए गए हैं, तो उन सभी के टोटल मास आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अभी मैं 2 की ही बात कर रहा हूँ। और नीचे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से हम एक और फॉर्म बना सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की। यहाँ तो मास तो m1 प्लस m2 हो गया, और डेंसिटी को लिखने का एक और तरीका वॉल्यूम को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। यहाँ से वॉल्यूम को लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो हो जाता है मास पर यूनिट डेंसिटी, मास पर यूनिट डेंसिटी हो जाता है वॉल्यूम। तो उसी को यहाँ पर रख देंगे आप। तो यहाँ से V1 अगर लिख रहे हैं तो V1 क्या हो जाएगा m1 अपॉन रो1 प्लस m2 अपॉन रो2। भाई सवाल में वॉल्यूम न दे, आपको मास दे दे और डेंसिटी दे दे, और आप बोलोगे मुझे तो सर ने ये बताया टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, और बैठ जाओगे आप। तो हम फॉर्म्स को चेंज करना सीखें, हमें ये चीज आनी चाहिए फॉर्मूला में। छोटे छोटे आसान से फॉर्मूले हैं, बट ये चीज आपको आनी चाहिए कि अच्छा मैं तो मास और डेंसिटी की टर्म में लेकर आ गया हूँ पूरी बात, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये वाली टर्म कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दो। लेकिन वॉल्यूम अगर नहीं दिया हुआ, जो खासकर नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है मास, कितनी डेंसिटी का इतना मास लिया है और इतनी डेंसिटी के लिक्विड का इतना मास लिया गया है, तो उस मिक्सचर की डेंसिटी बताओ, तो इससे आ जाएगी। अब इसमें भी स्पेशल केस है, वो आगे डिस्कस करते हैं, तो अभी तक देखा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला जो रिसेंटली यूज करा है वो है m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन रो1 प्लस m2 अपॉन रो2। इसी में दो स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस नंबर 1 कि यार इसके केस में m1 बराबर m2 बराबर m है, ये सब बराबर हैं, m1 और m2 बराबर हैं, अच्छा m1 और m2 अगर बराबर हो गए बेटा,
तो ऊपर 2m हो जाएगा, नीचे m आ जाएगा, तो ये m से m चला जाएगा, m से m चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले का क्या रूप आ जाएगा, तो इस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगी, मास अगर बराबर हो जाएंगे तो ऊपर 2m और नीचे भी m कॉमन आ जाएगा, तो m से m कट गया, ऊपर की साइड 2 हो गया, यहाँ पर 1/, यहाँ पर आ गया आपका 2 और यहाँ पर आ गया आपका 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। ठीक है, इसको ऐसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां से यहां तक वाली चीज, ये क्या कहलाएगी, ये चीज क्या कहलाएगी, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, तो डेंसिटीज का क्या हो जाएगा, वो हार्मोनिक मीन, अगर मास दोनों का बराबर लिया है तो। दो लिक्विड का मिक्सचर बनाया गया है, दोनों के इक्वल मास यूज करे गए हैं, दोनों के इक्वल मास यूज करे गए हैं, इतनी डेंसिटी का इतनी डेंसिटी का, वो बोलेगा नहीं मास कितना यूज किया हुआ है, क्योंकि आएगा ही नहीं रहा ना फॉर्मूला में भाई, मास का यूज ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा कि इतनी डेंसिटी का ये लिक्विड लिया गया और उतने ही मास का इतनी डेंसिटी का दूसरा लिक्विड लिया गया है। तो अब उसकी मिक्सचर की डेंसिटी बताइए, तो आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन करना है। आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन करना है। स्पेशल केस नंबर सेकंड, स्पेशल केस नंबर सेकंड। अब वो इसके केस में मास की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, अब वो कह रहा है भाई, अब वो कह रहा है आपसे कि इनके वॉल्यूम्स इक्वल, सपोज डेंसिटी दोनों की बराबर बता दी उसने, या फिर हाँ ठीक है, उसने वॉल्यूम सेम बता दिया, वॉल्यूम सेम बता दिया, तब उसके केस में क्या होगा, अब बोल रहा है कि दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए, जैसे ये वाला फॉर्मूला रहा, V1 प्लस V2 बराबर V है, वॉल्यूम सेम मिला दिया उसने, तो अब मास की भी कौन सी वाली फॉर्म बनाए जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो, मास की भी कौन सी वाली फॉर्म बनाए जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ इंटू V। देखो करके देखते हैं, तो अगर इसमें V1 बराबर V2 बराबर V बोल दिया कि दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं, तो मेरे पास तो फॉर्मूला जो कन्वेंशनल है उसी पे मैं जाता हूं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टोटल मास m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम तो दोनों सेम बताया, तो V1 प्लस V2 दोनों बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर मासेस को भी, मास नहीं दिए उसने, तो मासेस को भी डेंसिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ। ये क्या हो गया यहाँ पर, ρ1 V प्लस ρ2 V, और नीचे की साइड क्या हो गया, V प्लस V। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा, V से V कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 2V, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इसके केस में हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाय 2। तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। तो जब इक्वल वॉल्यूम में मिलाए जाते हैं, अलग अलग डेंसिटी के दो लिक्विड इक्वल वॉल्यूम में मिलाए जाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाती है, अर्थमेटिक मीन। और जब वो इक्वल मास में मिलाए जाते हैं तो वो हार्मोनिक मीन हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद में रखने वाली भी बात है, थ्योरेटिकल भी एक बार बोल लेंगे इस चीज को तो दिमाग में बैठेगी। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी जनरल फॉर्मूला तो हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला तो हमारा यही है, ये जो देख रहे हो कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम को मास में, मास को वॉल्यूम में, इसमें डिवाइड करना है। तो आप देखिए एक ट्राइंगल बनता है, एक क्या बनता है, ट्राइंगल। वो बहुत कॉमन है ट्राइंगल की फॉर्म से याद रखना चीज़ों को, बहुत कॉमन है ट्राइंगल की फॉर्म से। तो ये ट्राइंगल बन गया आपका। अब यहाँ पर अगर डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी निकालनी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है तो मास पर यूनिट डेंसिटी हो जाएगा। अच्छा, मास निकालना है तो ρ इंटू V हो जाएगा। तो इससे याद रखिए। अच्छा, मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मास पर यूनिट डेंसिटी। अच्छा, मुझे मास निकालना है तो ρ इंटू V। फ्रीक्वेंटली दिमाग में बैठनी चाहिए सारी चीजें। तो ट्राइंगल बन गया डेंसिटी का ट्राइंगल, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी, और डेंसिटी अगर मास पूछ रहा है तो ρV, मास पूछ रहा है तो ρV। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको दिमाग में बिठाना है इसको। अब आगे चलते हैं, आगे चीज पूछी जा रही है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी
इसको आर डी भी बोल दें शॉर्ट में, आर डॉट डी डॉट। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी से आप कंपेयर करते हो तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये एट 4 डिग्री सेल्सियस कई बार लिखा जाता है, कई बार क्या वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, एक्चुअल चीज वही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगी। और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां लिख लेता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। कोई बच्चा सोचेगा कि यार 0 डिग्री पे ज्यादा रहेगी, नहीं भैया, मिसकंसेप्शन है। 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी रहती है 4 डिग्री पर। तो टेम्परेचर कम करते हैं तो डेंसिटी कम बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। तो अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बात है। तो आपने 10 से कम करा, 8 करा, 7 करा, 6 करा, 4 करा, अब 4 पर डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। अब 4 के बाद और घटाओगे तो डेंसिटी वापस से बढ़ने लग जाएगी, नहीं डेंसिटी वापस से कम होने लग जाएगी, सॉरी, है ना। तो 4 पे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। जब डिक्रीज कर रहे हो आप टेम्परेचर को, डिक्रीज कर रहे हो कहां से, 4 से पहले से 4 पर लेकर आ रहे हो, तब तक तो डेंसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। और 4 के बाद अगर डेंसिटी को और घटाया, 4 के बाद अगर आपने टेम्परेचर और घटाया, है ना, 4 के बाद टेम्परेचर और घटाया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, तो वापस से क्या हो जाएगी डेंसिटी। बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। बर्फ की डेंसिटी कम होती है 4 डिग्री के पानी से। सेम अगर देखेंगे ना आप, तो आपने बॉटल में भर दिया 4 डिग्री पर पानी, अब आपने बर्फ जमाई तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पानी बर्फ ज़्यादा साइज ऑक्यूपाई करती है। इन सब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलता रहेगा। अभी तो हम वापस से देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी थी। अब आर डी का मतलब देखो, इसको समझने का तरीका क्या है कि ऐसा क्यों बनाया सर, ये फैक्टर ही क्यों बनाया, पहले तो समझाओ। तो जो आर डी है, रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की निकाल रहे हैं, किसी भी मेटल की भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट। तो ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करी जा रही है, जो डेंसिटी निकाली जा रही है, तो वाटर के केस में क्यों निकाली जाती है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बड़ी आसान होती है, उसको याद रखना बहुत सिंपल रहता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको बोलें, ये तो ऐसा सीजीएस में हो गई, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो जब हम इसको डेंसिटी ऑफ वाटर है ये, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू बहुत इजी रहती है। अभी आगे जाके बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपन कंपेयर करते हैं। जैसे किसी भी चीज की स्पीड देख रहे हो, लाइट वाइट की या वेव की स्पीड देख रहे हो, तो वेव की स्पीड को हम कंपेयर किससे करते हैं, वेव की स्पीड को हम कंपेयर किससे करते हैं, जो c होता है 3 × 10⁸, उससे कंपेयर करें, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स है, आसान है, याद रखना आसान है। तो ये फैक्टर इंसान ने बनाया, कोई अलग से चीज नहीं थी। रिलेटिव डेंसिटी की, यार वाटर की डेंसिटी बड़ी सिंपल सी है, 1 है, हम इसमें लेते हैं, इसके केस में सीजीएस में लिया जाता है, तो 1 है। तो 1 के कंपेयर करोगे किसी भी डेंसिटी को, तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, तो जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg की बात करें, वो कितनी है, 13.6 है, 13.6 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उसकी सीजीएस में जो अगर डेंसिटी बोलें, तो सीजीएस में उसकी डेंसिटी Hg की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और SI में उसकी क्या हो जाएगी डेंसिटी, इसको इस फैक्टर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, SI में इसको क्या कर लेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब में।
सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी लिख रहा हूं तो सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखने का ये तरीका मैं समझा रहा हूं आपको कि लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है इसका। ठीक, तो यहां से कुछ चीज का आइडिया लगा होगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब 13.6। अच्छा, कैसे निकालेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने ये वाली सीजीएस में अगर डाल रहे हो तो सीजीएस में 13.6 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। अच्छा, तो क्या आ गई 13.6 आ गई रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। यहां पर लिख लेता हूं, ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। रेशो ऑफ सेम चीज, दिस इज द रेशो ऑफ सेम थिंग, सेम क्वांटिटी। तो सेम क्वांटिटी का जब रेशो करा जाता है तो वो डायमेंशनलेस भी होता है और यूनिटलेस भी होता है। जैसे दो स्पीड्स का रेशो करा आपने, जैसे स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशो करा, तो उसके केस में वो यूनिटलेस हो जाएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशो। इसी तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो एक पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेटिव परमिटिविटी वो भी दो सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशो है, वहां पर भी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी अगर Hg की बोली जा रही तो 13.6 है। उसका क्या मतलब है कि सीजीएस में हम डेंसिटी को कैसे बोल रहे होंगे, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है वही आपका सीजीएस वाला फैक्टर हो जाता है। तो सीजीएस में जो डेंसिटी होगी उसी का फैक्टर है, कुल मिला के सीधा सा समझना है। और एसआई में क्या करना पड़ेगा, जो भी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है उसको क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ये रहती है। तो वाटर की डेंसिटी मतलब 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब अगली चीज जो समझनी है हमको वो है स्पेसिफिक वेट क्या होता है। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला देखिए। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट एक तो, अच्छा एक्चुअल वेट को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये स्पेसिफिक वेट कहलाता है। एक्चुअल वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट होता है mg, इधर लिखते हैं। तो एक्चुअल वेट क्या होता है m और g और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, mg डिवाइड बाय v। ये क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक वेट कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। अच्छा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां पर ये हो गया मास को क्या लिख सकते हो, रो इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा यहाँ पर, तो ये डेंसिटी इंटू जी। तो ये किसका फॉर्मूला इसके बराबर भी आ गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है रो इंटू जी के बराबर। अच्छा, तो ग्रेविटी पर निर्भर कर रहा है ना, स्पेसिफिक वेट ग्रेविटी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी पर निर्भर कर रहा है तो ग्रेविटी आ गया। तो ये हो गया स्पेसिफिक वेट। तो एक्चुअल वेट अपॉन वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर दिया, एक्चुअल वेट अपॉन वॉल्यूम से। अब एक हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी नहीं है कि आप क्या करो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को डायरेक्ट रिलेटिव डेंसिटी के बराबर ही हमने मान लिया। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना, इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी के बराबर ही आएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर ही आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी हमको यहां पर याद रखना है फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप एक बार देखें। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कुछ नई चीजें आ रही है, स्पेसिफिक डेंसिटी है ना। एक तो रिलेटिव डेंसिटी याद रखना है क्योंकि बार बार बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी इतनी, रिलेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसमें तो लोड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में वो तो सेम किसके बराबर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका जो रिलेटिव डेंसिटी है उसी के बराबर की इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट जो चीज़
चलो उससे पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 7। सपोज जो अभी मैंने बात समझाई थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 7 है। देन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिटन एज, तो उसकी डेंसिटी को कैसे लिखा जा सकता है। तो मैंने बताया जो डेंसिटी होती है वो जो फैक्टर होता है वो सीजीएस वाला फैक्टर होता है। तो अगर डेंसिटी बोली जा रही है, रिलेटिव डेंसिटी 7 है, उसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैं तो मैथ से करके भी बता रहा हूं, देखो वो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को सीजीएस में लिखेंगे तो ये सीजीएस में मल्टीप्लाई करना है हमको, तो वो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अच्छा कितना आ गया, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर यहां पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ होता जो होता 7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो वो भी हमारा सही होता। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 7000 kg पर मीटर क्यूब, दोनों ही राइट हैं। बट हमारा ऑप्शन में यहाँ पर दे नहीं रखा 7000। देखो यहाँ पर भी 7 × 10⁻³ 7000 तो लिखा, लेकिन यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब कर दिया, नहीं ग्राम पर मीटर क्यूब, इसका तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं। तो यहाँ पर आ गया चौथा ऑप्शन। अब अगली चीज देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। अगली चीज देखिए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है कि किसी भी एरिया पर, जैसे कि एरिया मान लिया आपने, इस एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है, इस एरिया पर सपोज कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स से इस एरिया को डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। और ये फोर्स क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। उस एरिया के क्या लगना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स टू सरफेस। इसको क्या बोल देते हैं, एक नाम से और जाना जाता है, कई बार थ्रस्ट नाम भी ले लेते हैं। थ्रस्ट अपॉन एरिया को ही क्या बोल देते हैं हम, प्रेशर। थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये थ्रस्ट बोल के थ्रस्ट को ना समझेंगे, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है एक तरह का, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू ये। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसकी, तो P बराबर, शॉर्ट में बोलें अगर इसको, P बराबर F अपॉन A। अच्छा, अब इसकी ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट हो गया इसकी फोर्स की ये, तो इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट। वैसे तो पास्कल होती है, पास्कल्स PA से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और 1 पास्कल्स किसके बराबर रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर रहता है। और इंटर कन्वर्जन देखें तो 1 पास्कल, अदर यूनिट्स भी हैं इसकी, 1 × 10⁻⁴, अदर यूनिट बताते हैं। पास्कल तो ऐसा यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट जो होती है वो इसकी होती है, यहाँ पर अलग अलग होती हैं बहुत सारी। तो पहले मैं 1 ATM लिखता हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होती है 10⁻⁵ पास्कल के बराबर। तो एक बड़ी यूनिट है ATM, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। हाँ, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है क्योंकि मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हवा है, ऊपर तक हवा है बहुत ज़्यादा, तो वो जो हवा है वो भी क्या लगा रही है, यहाँ पर प्रेशर लगा रही है। तो 10⁵ पास्कल। और यूनिट्स देखो इसकी, और यूनिट देखो, एक तो ये वाली हो गई, एक होता है आपका, यही चीज़ होती है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कॉलम। Hg ऑफ
कॉलम, 760 एचजी कॉलम। तो एचजी का 760 का कॉलम, जैसे सपोज इसमें पतला सा बना दिया अपन ने एचजी, मतलब मरकरी भर दिया और 76 सेंटीमीटर तक उसको ले लिया। अच्छा, वो सरफेस पर जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, लगा रहा होगा ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ एरिया पे भी लगा रहा होगा, तो वही किसके बराबर होता है, 1 ATM के बराबर हो जाता है, 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है, तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के कॉलम के, एचजी बहुत भारी होता है और उसका 76 का ले लिया तो वो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करता है और वो किसके बराबर हो जाता है, 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाता है और 1 ATM के बराबर हो जाता है। ठीक है, और भी होती है, बार भी होती है, 1 बार, तो 1 बार यही हो जाती है जो 1 ATM के बराबर हो जाती है, और एक टॉर भी होती है। ठीक, तो उनको डिस्कस करते रहेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर, 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर होगा यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप का प्रेशर है। फर्स्ट, सबसे पहला हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। दूसरा टाइप का प्रेशर जो होगा वो होगा गॉज प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर है, हाँ बिल्कुल है। एक लेयर है एयर की। अच्छा, वो एयर की लेयर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स भी तो कुछ ना कुछ वेट होता होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और वो अच्छा खासा प्रेशर होता है और उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, 1 ATM, 10⁵ पास्कल। अच्छा, इतना प्रेशर लगा है हमारे ऊपर 10⁵ पास्कल का, तो फिर हम दब क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल्स भी कुछ प्रेशर्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर है। जब अपन हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो बोलते हैं प्रेशर कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यार वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, हवा का प्रेशर कम हो जाएगा हाइट पर जाने पे। हाँ, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे अपन, अर्थ के आसपास ज़्यादा रहती है क्योंकि उसकी ग्रेविटी उसको खींचती रहती है। तो हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर हम बोलते हैं कि हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर हवा की जो डेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है, हवा की डेंसिटी कम रह जाती है तो अंदर के प्रेशर्स हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह से हमको इरिटेशन होती है, कई लोगों के नाक से खून आना, ऐसी वाली शिकायत भी हो जाती है क्योंकि अंदर की साइड से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी का। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा, जो सांस की प्रॉब्लम वाले बंदे रहते हैं, हार्ट पेशेंट रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इरिटेशन सी फील हो सकती है वहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पर बॉडी का एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर गॉज प्रेशर, और तीसरी टाइप का प्रेशर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, अभी इनको फटाफट से शॉर्ट में समझें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। column of air, pressure exerted by column of air on earth surface, ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसको किससे डिनोट करा जाता है, इसको डिनोट करा जाता है P0 से। इसको किससे डिनोट करा जाता है, P0 से, या PATM भी बोल देते हैं या P0 भी बोल देते हैं। एक होता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है, गॉज प्रेशर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको लिखने का एक तरीका देखिए कैसे होगा कि अच्छा, P जो है एब्सोल्यूट प्रेशर में से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिया, ठीक है, तो एक्चुअल जो प्रेशर उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर। तो ये गॉज प्रेशर कहलाता है। अभी एक चीज समझाएंगे। अच्छा सर, तो इनको मेजर किससे करते हैं ये भी बता दीजिए। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। एक डिवाइस होती है बैरोमीटर। अच्छा, तो फिर सर गॉज प्रेशर को कैसे मेजर करा जाता है, तो गॉज प्रेशर को मेजर किया जाता है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। गॉज प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय मैनोमीटर।
मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जिससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को हटा सकते हैं। अब एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर कोई बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू P गॉज प्लस P ATM, P नॉट, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो कहीं भी प्रेशर निकालना है तो P नॉट प्लस ये। अब इसको एग्जांपल से समझिए, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे कि ये अगर कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, अब लिक्विड प्रेशर को भी थोड़ी थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर कैसे वर्क करेगा चीजों पर वो देख लेते हैं। तो लिक्विड प्रेशर के यार कोई भी कॉलम होता है, अगर h हाइट तक यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, आपका h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस सरफेस पर कोई कॉइन रखा हुआ है और सपोज उस कॉइन पे मैं बोल रहा हूँ कि उस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो ये वाटर के कॉलम की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो P इज इक्वल टू रो एच जी, रो एच जी लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या होती है, रो होती है डेंसिटी, यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। और उसके बाद जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है अर्थ की सरफेस पर, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पर ये रखा हुआ है, तो इसकी जो सरफेस है ये ऊपर वाली, यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, P नॉट लग रहा होगा। P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यहां पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड प्रेशर की वजह से, उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो अगर मैं एक्चुअल प्रेशर निकालूं तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। P बराबर मैं लिखूंगा P नॉट प्लस रो एच जी, रो जी एच, रो एच जी। अब देखो यहां पर समझो कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। ये तो हो जाएगा उस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी चीज, जो भी लिक्विड की सरफेस हवा के संपर्क में है, ध्यान से सुनिए, जो भी लिक्विड की सरफेस हवा के कांटेक्ट में है, हवा के संपर्क में है, उसे बोलते हैं फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस पे हमेशा प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर, फ्री सरफेस पे हमेशा प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर। जरूरी नहीं ऐसे हो, यहां से पाइप से अगर मैं खोल दूं, यहाँ से एक पाइप बना दूं और यहाँ पर भी हवा है, अगर हवा आ रही है तो इधर की साइड भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जरूर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां जहां हवा के संपर्क में होगा लिक्विड, वहां पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, और ये जो चीज है पूरा पूरा ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा इस केस में, गॉज प्रेशर। अब कई सवालों में क्या होता है कि हम इस कॉइन पे लगने वाला प्रेशर रो जी एच ही मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो जिक्र नहीं करता एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जिक्र नहीं करता, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि हटाओ यार इसको क्यों। बट कंप्लीट जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो ज्यादातर गॉज प्रेशर ही पूछता है हमसे कि इस लिक्विड कॉलम की वजह से लगने वाला, प्रश्न में ऐसे बोलेगा इस लिक्विड कॉलम की वजह से लगने वाला या लिक्विड की वजह से लगने वाला प्रेशर आप बताइए। तो वो कैसे होगा, वैसे होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला सर अनोखा सा फॉर्मूला कहाँ आया, कहाँ से, आप ये भी बता दीजिए, तो वो चीज भी आप देख लीजिए। तो मैं बता देता हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स ये लिक्विड लगा रहा है यहाँ पर। अच्छा, फोर्स ये लिक्विड लगा रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, mg के बराबर का फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर एरिया आ गया। अच्छा, अब m को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एच। वॉल्यूम को कैसे लिखूं, a इंटू एच अपॉन a। अब यहाँ से a से a कट गया और a क्या आ गया, रो जी एच। ये लिक्विड प्रेशर आ गया, ये लिक्विड प्रेशर आ गया। तो दैट इज हाउ हम समझ सकते हैं इस चीज को। छोटी सी देर की बात है, कोई नहीं पूछ रहा, बट समझने के लिए कि अच्छा फोर्स अपॉन एरिया से ही रिलेट करता है। तो लिक्विड के केस में कि अच्छा लिक्विड फोर्स कितना लगा रहा होगा, अपने वेट के बराबर का फोर्स लगा रहा होगा ना इस जगह पर। अच्छा, उसका वेट कैसे निकाले, mg।
अच्छा, मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वापस वही बात, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जगह जगह पे ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा। वॉल्यूम, अच्छा ये सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है सपोज, तो इसका नीचे का एरिया और इसकी हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम। इसलिए मैंने एरिया और हाइट को डायरेक्ट लिख दिया वॉल्यूम के केस पे, और जी तो लिख रहे हैं ऊपर की साइड। अच्छा, एरिया से एरिया कट गया, क्या गया? रो एच जी। कई बार एच के बजाय वो बोलते हैं इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ पर रखा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक, आगे। अब ये डेप्थ जरूरी नहीं है, डेप्थ अगर कोई चीज यहां पर होगी, एक और बात, एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपकी कोई चीज यहां पर होगी तो उसके केस में मैं एच नहीं लिखूंगा, उसके केस में डी लिखूंगा। यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा, तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? रो डी जी, और यहाँ पर ये डी डेप्थ होगी। सरफेस से लेनी होती है डेप्थ, तो यहाँ पर इस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो रो डी जी होगा, गॉज प्रेशर। इस पर जो ग्रॉस प्रेशर लग रहा होगा रो एच जी लग रहा होगा। अच्छा, इन दोनों में ही क्या हो जाएगा? फिर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा। तो जितना नीचे हो आप, जितना नीचे सरफेस पे ही हो, तो फिर हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, कोई लिक्विड कॉलम प्रेशर नहीं लगा रहा होगा उस केस में। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी बातें लिक्विड प्रेशर के बारे में कई बच्चों ने पहले पढ़ी हुई होती हैं, बट नहीं भी पढ़ी तो हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है वो देखिए। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज है जिस पर सवाल बनता है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि लिक्विड एक्सर्ट्स फ्लूइड्स, लिक्विड भी आप फ्लूइड्स पे लेके जाते हैं बात को। फ्लूइड्स क्या होते हैं? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो and does not have any definite shape is called fluids. तो fluids, तो fluids exerts pressure in all directions. तो fluids exerts pressure in all direction. तो फ्लूइड सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। फ्लूइड सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। पहली बात तो ये। सर कैसे? तो ये रहा कोई कंटेनर में फ्लूइड, ये रहा कोई कंटेनर में फ्लूइड, और कंटेनर में अगर फ्लूइड होगा तो सभी दिशा में क्या लगा रहा होगा आपका बेटा? प्रेशर। तो कंटेनर में फ्लूइड होगा, सभी दिशा में प्रेशर लगा रहा होगा। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए, फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में फ्लूइड प्रेशर लगाएगा। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें बोले कि ये प्रेशर कहाँ कहाँ लगा होगा, तो ये प्रेशर इस डायरेक्शन में भी लगाएगा, यहाँ भी प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ भी प्रेशर लगा रहा है। अब आप बोलो सर अंदर वाले नीचे वाले को कंसीडर कर रहे हो आप, क्यों? क्योंकि इधर वाले प्रेशर ने इधर वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर दिया ना। प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है, प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है। प्रेशर वैसे स्केलर क्वांटिटी है। देखो प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ मैंने एड्रेस नहीं करी, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब आप बोले कि यार सर फोर्स तो एक तरह का वेक्टर है, एरिया एक तरह का स्केलर, अगर आप मान रहे हो तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वही प्रेशर की डायरेक्शन रहनी चाहिए। हाँ, लगभग आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगने की वजह से उसका इफेक्ट खो देता है डायरेक्शन वाला, तो वहां पर डायरेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाते। तो ठीक है, इसके केस में भी इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स तो क्या हो जाएगा? इधर वाला फोर्स जो लग रहा है, इधर वाला जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा? मतलब लिक्विड की वजह से इधर इधर लग रहा है जो फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर और इधर भी प्रेशर, तो इधर वाले प्रेशर तो कैंसिल आउट हो गए, नीचे वाले प्रेशर को हमको कंसीडर करना होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ प्रेशर इज चेंज्ड, pressure is changed at any point. Pressure is changed at any point in the confined liquid.
इन द कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड मतलब चारों तरफ से पैक्ड, कन्फाइंड लिक्विड, देन it is equally transmitted या फिर equally distributed in all direction, ऐसे बोलते हैं equally distributed in all directions। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला पॉइंट है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। तो कन्फाइंड लिक्विड और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इससे जो बड़ी बड़ी सी जो क्रेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, जैसी भी मशीन्स होती हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, पास्कल लॉ पे। कि यार फ्लूइड्स को करके कई बार एक्सपेरिमेंट भी बताया, बच्चों को प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है इंजेक्शन वाले स्कूल लेवल पे। इंजेक्शन से अपन किसी चीज़ को यूँ उठा रहे हैं, इंजेक्शन से फ्लूइड में प्रेशर लगा, क्योंकि उसमें पाइप रहता है, पाइप के अंदर पानी भरा होता है और अपन इंजेक्शन से प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उधर की साइड क्या होता है, वो प्रेशर फिर कुछ वर्क करता है एक्स्ट्रा। तो वो इसी पर बेस्ड है सारी चीज। तो अब देखो कैसे, ठीक। अब इसके अंदर कोई फ्लूइड भर दिया, इसके अंदर आपने फ्लूइड भर दिया पूरे यहां से लेकर यहां तक। अब अगर यहां पर बेटा आपका कोई फोर्स लग रहा होगा, यहां पर फोर्स लग रहा है सपोज F1, यहां पर फोर्स अगर फील हो रहा है आपको F2, यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा F2। अच्छा, यहां पर मान लेते हैं कि कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये राजी पिस्टन, और यहां पर भी पिस्टन लगा हुआ है जिस पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ का जो एरिया है वो कुछ अलग है, वहाँ का एरिया अलग है। यहाँ का एरिया कितना है, इस पिस्टन का एरिया जो है वो A1 है, और इसका एरिया क्या है, वो A2 है। इस पिस्टन का एरिया A1 है, वाइट से करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। इसका एरिया क्या है, A1 है, और इसका एरिया क्या है, A2 है। अच्छा, तो अब ये सेम लेवल पे होंगे, पहली बात तो ये सेम लेवल पे अगर हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पर प्रेशर क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, दोनों पर प्रेशर सेम होगा, इन दोनों पर। क्यों, क्योंकि इधर से अगर मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा, इधर से फोर्स लगा के इसको दबाने की कोशिश करूंगा, तो उतना ही प्रेशर उधर भी क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा कन्फाइंड लिक्विड है। तो इसमें अगर एक पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ, प्रेशर चेंज कर जाता हूँ, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इसमें गणित क्या चलती है वो देखिए, और उस गणित से बहुत तगड़ा मस्त चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को अगर डिस्कस करूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 नंबर पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 नंबर पॉइंट। तो मैंने बोला प्रेशर एट 1 पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट 2nd पॉइंट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, अगर इधर की साइड से फोर्स लगा रहे हो तो उधर की साइड कितना लोड हैंडल कर सकते हो वो देखिए। तो ये हो जाएगा फोर्स 1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। तो यहाँ से जो क्रेन व्रेन होती है, सपोज मैं इधर से पिस्टन को दबा कर कितने लोड को हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कार आई मेरे शोरूम पे और उस कार को उठाना है पूरा चेक करने के लिए, तो वहाँ पर छोटा सा ही टूल है मेरे पास, अपने आप ऊपर कैसे उठ रही है, इतना दम कैसे आ गया किसी चीज़ में, फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड्स हैं उसके अंदर, आपने इधर से कंप्रेस करा फ्लूइड को, वो प्रेशर ऊपर की साइड इधर की साइड फ्लिप, और उसमें इतनी ताकत रहती है। ये जो फ्लूइड होगा ये कैसा रहेगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा। ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये जो सिद्धांत लग रहा है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे लग रहा है, और वाटर उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जनरली वो लिक्विड ही होता है, फ्लूइड जो होता है वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये हो गया आपका A2। तो अभी तो प्रेशर की बात चल रही थी, तो प्रेशर को लिखने का तरीका क्या है, F/E। तो यहां से अगर मुझे कितना लोड हैंडल करना है तो F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। अब बताइए कि मेरा F1 छोटा सा है, ठीक है, A1 भी छोटा सा है, और एरिया 2 बहुत ज्यादा बड़ा है, एरिया 2 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मतलब फोर्स 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी।
फोर्स 2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाकर भी मैं बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। सर ऐसा कैसे संभव है? बेटा प्रेशर दोनों में इक्वल होगा। पहला सिद्धांत कि प्रेशर दोनों में इक्वल होगा। जितना प्रेशर यहाँ लगा रहे हो उतना ही प्रेशर यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ का एरिया है कम, यहाँ का एरिया है कम, तो प्रेशर उतना ही बनेगा। यहाँ का एरिया है ज़्यादा, तो यहाँ पर भी प्रेशर उतना ही बनेगा, लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्स बढ़ जाएगा उसी फैक्टर में, क्योंकि प्रेशर को इक्वल रखना है। अच्छा, A2 कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो P2 के बराबर आ पाएगा। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा लोड को भी हैंडल कर सकते हो। हल्का सा फोर्स लगा के ज़्यादा लोड को आप हैंडल कर सकते हो। तो आपने कुछ फोर्स लगा और इधर कार को ऊपर उठा रहे हो आप, तो ऐसा एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है हमने यहाँ पर। तो अब चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये रहा उस टाइप का न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल कि अच्छा इधर F1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार, और कार का जो मास है वो दिया हुआ है 900 kg। कार का मास है जो 900 kg। अब वापस से कि दोनों इस जगह पर जो प्रेशर है और इस जगह पर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल। दो प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल। अच्छा, इस वाले पॉइंट को मैं 1 नंबर नाम दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं 2 नंबर नाम दे देता हूँ। और अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों का प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। तो P1 बराबर किसके होना चाहिए? P2 के होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखूँ? F1 अपॉन एरिया 1। एरिया 1 कैसे निकालूँ? पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2। F2 कितना? अच्छा, F2 तो मैं लिख सकता हूँ, तो F2 लिखने में मैं सक्षम हूँ बिल्कुल। F2 क्या 900 kg है, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा? 900 kg मल्टीप्लाइड बाय G, 900 G। तो ये फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर का, उसके वेट के बराबर का। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई तो जा रहा है, तो पाई को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको, तो पाई से पाई चुक गई। अब यहाँ पर जो फोर्स निकालना है F1 दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहाँ पर हो गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 9000। R1 कितना, R2 कितना? ये 5 है, 15 है, तो 5 अपॉन 15 सेंटीमीटर चला जाएगा, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आ गया 900 इंटू 1/3, तो 1/3 यहाँ से यहाँ तक 1/3 आ जाएगा, तो ये 1/9। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। अब आप खुद देख लीजिए कि आप उधर की साइड कितने लोड को हैंडल कर पा रहे हो? 9000 न्यूटन को हैंडल कर पा रहे हो 1000 का फोर्स लगा के। ओनली 1000 का फोर्स लगा के 9000 को 9 गुना ज्यादा भारी चीज को आप हैंडल कर पा रहे हो इस पास्कल लॉ की वजह से, 9 गुना ज्यादा। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, और F2 कितना था? इधर की साइड देखें तो इधर की साइड फोर्स लोड कितना था हमारा, कि कितने लोड को हैंडल कर पा रहा था, कि F1 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट कार ऑफ 9000 न्यूटन वेट। बस, बड़ा सिंपल हो गया है तो सर। तो ऐसा अरेंजमेंट एक बार कर दिया फिर तो मजे ही मजे कि 1000 न्यूटन फोर्स से ही अपन ने यहाँ पर 9000 न्यूटन की कार को हैंडल कर पाए। तो दैट इज ऑल ड्यू टू द पास्कल लॉ। तो कन्फाइंड लिक्विड था ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो इक्वल, आपने यहाँ पर प्रेशर करा तो वो इक्वल उतना ही प्रेशर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ये कभी कंप्रेस नहीं होगा। अगर कोई गैस होती, जैसे सिलेंडर में मेरी गैस भरी होती है, तो मैं अगर इस पिस्टन से इसको दबाता तो ये कंप्रेस हो जाती गैस, वॉल्यूम उसका कम हो जाता, लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम कम ही नहीं हो सकता ना, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है अपना। तो जितना आप इधर दबाओगे उतना ही उधर उठेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर क्रिएट करा है आपने इसको दबाकर कुछ, क्योंकि इसका कुछ एरिया है और आप कुछ फोर्स लगा रहे हो इस पिस्टन पे, तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट करा है प्रेशर भी वहीं पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम ज्यादा लोड को क्यों हैंडल कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा एरिया मतलब प्रेशर कम, और फिर उसी प्रेशर को सेम बनाए रखने के लिए लोड को ज्यादा होना पड़ेगा, इस वजह से हम उस ज्यादा लोड को हैंडल कर पा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चन करते जाते हैं अब इस पर बेस, जो आज पढ़ाई करी है पढ़ने बेसिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स पर। अ बॉयज ऑफ मास 62 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ स्काइज और कैप्ड ऑन अ स्नो। स्काइज जिससे स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, तो उसको स्काइज बोलते हैं। ज्यादा मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, मैं गया नहीं कभी। तो मास ऑफ ईच स्काई इज 1 kg। ठीक है, तो मतलब कोई बच्चा है, उसने ये स्काइज पहन रखे हैं पैरों में। तो अच्छा, ये कितने के? ये भी 1 kg का है,
अच्छा ये भी 1 kg का है सर। वैसे बच्चों का मास कितना है, इस बंदे का मास कितना है, इसका मास कितना है 62 kg भारी है भाई साहब, और 1 kg के ये पेन रखे हैं। तो बोला जा रहा है इट्स बेस एरिया इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो बेस एरिया है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। What pressure will be exerted on the snow? तो स्नो पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो स्नो पर प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा यार, फोर्स लग रहा होगा एक तो वेट की वजह से इनके, तो 62 kg तो इनका है, 1 kg के स्काइज हैं, 62 kg तो इनका है, 1 kg के स्काइज हैं, ठीक है, और 1 kg के 2 स्काइज हैं। तो टोटल मेरा मास कितना हो गया, 62 प्लस 1, ये तो m हो गया, और इसको g से मल्टीप्लाई कर दूं, ये g, तो टोटल मास हो गया। फोर्स क्या होगा यहाँ पर, वेट की वजह से लग रहा होगा। और एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा एरिया बेटा एक का दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 का होगा ना एरिया, तो यहाँ पर तो एरिया 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 एरिया पे लग रहा है मेरा फोर्स। मैं एक टांग पे थोड़ा ना खड़ा हूँ, मैं तो दोनों टांगों पे खड़ा हूँ, तो एरिया मेरा क्या आ जाएगा, दोनों पैरों का एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, 800 प्लस 800, टोटल एरिया लेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब पास्कल में दिए हुए हैं, तो ये ग्राम जो केजी, ऊपर तो केजी आ रहा है, नीचे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 64 इंटू 10, और नीचे की साइड हो जाएगा यहाँ पर 1600 हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 10⁻⁴ आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं पहले ही चीज़ों को। तो 1 0 से 1 0 चली जा रही है, ये कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, ये 10 टाइम्स चला गया, और ये कितना बार चला गया 16 से देखेंगे तो ये 4 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स 16 से देखेंगे। अच्छा अब तो बस ये रहा, तो ये 10⁻⁴ क्या हो गया यहाँ पर आपका, 10⁻⁴ कितना हो गया यहाँ पर -3, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10⁻3। इतना प्रेशर लग रहा होगा, और यही होगा फिर पास्कल में, क्योंकि मैं एसआई में चेंज कर चुका हूँ। 4000 पास्कल, तो 4000 पास्कल ये रहा। अच्छा प्रश्न है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एरिया एक नहीं लेना, एक स्काई का एरिया बताया उसने, आप दोनों पैरों पे खड़े होगे ना। अगर मेरे एक पैर का पंजे का एरिया बताऊंगा, तो मैं तो 2 पंजों पे खड़ा हुआ हूँ ना, पैर के 2 शूज पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे सोल का एरिया बताया जाएगा, तो मुझे 2 एरिया लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ अपने वेट की वजह से, वो दोनों पैरों पे लगा रहा हूँ, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर निर्भर नहीं करता, तो लिक्विड जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, रो Hg। रो क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा H क्या होती है सर, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, और G क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन 3 फैक्टर पर निर्भर करती है, चौथा कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करती है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे करती है, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सरफेस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा नेचर ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी वाली बात आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हो गया, ये H हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, डेंसिटी हो गई। इस पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती, तो जो नहीं करती वही हमारा आंसर है। तो हमारा ये आंसर सी वाला यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, तो बीकर कंटेनिंग द लिक्विड कैप्ड इनसाइड द क्लोज जार, क्लोज जार के अंदर रखा हुआ है बीकर, ये लो क्लोज जार के अंदर एक बीकर रखा हुआ है लिक्विड कंटेनिंग। तो ऐसा कुछ केस होगा कि अच्छा ये बीकर रख दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये रहा लिक्विड। अब बोला जा रहा है इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट, द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड। अच्छा तो इसमें से
अगर ये वाला जो है इसमें से आपका एयर बाहर निकाली जाए, कि एयर को पंप्ड आउट करा जाए, संक्शन पंप लगा दिया जाए, है ना, जैसे मुंह से लगा के अपन हवा खींच रहे हैं और पर संक्शन पंप से करना पड़ता है बड़ा, तो इसके अंदर क्या होता जाएगा, हवा कम होती जाएगी, हवा कम होती जाएगी। तो अब इस पे सरफेस पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, एक तो पी नॉट होगा और एक इधर की साइड इस हाइट की वजह से, तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी, और यहाँ पर रो क्या होगी, इस लिक्विड की डेंसिटी, तो रो हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी, रो हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी, और हो जाएगी एच हो जाएगी इसकी जितनी भी हाइट पर ये रखा हुआ है। तो इस बॉटम पर लगने वाला जो प्रेशर है, इस बॉटम पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कैसे दिया जाएगा। अब यार आप हवा खींचते जा रहे हो तो हवा की वजह से ही तो लगता है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से लगता है, हवा की नॉट। तो आप क्या कर रहे हो, एयर को कंटिन्यूसली पंप्ड आउट कर रहे हो ड्यू टू पंपिंग आउट, ड्यू टू पंपिंग आउट, पी नॉट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, पी नॉट डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो प्रेशर एट लिक्विड नियर द बॉटम इज डिक्रीज्ड, सो एब्सोल्यूट प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक, तो इसके केस में एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल और भी क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कल भी कराऊंगा ताकि उससे रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और फिर हम चीज़ को आगे लेकर चलेंगे कल से। फिर जैसे हम जो हाइड्रोस्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यूट्यूब वाले को जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, और जो पास्कल लॉ हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्टैटिक कंप्लीट करके फिर हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट्स को रिवाइज करें और जो क्वेश्चंस हैं इनको खुद से करने की कोशिश करें एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।